personally to write a biography on Majru Sultanpuri? तो ऐसा है कि as a child in Delhi, born in Delhi, I spent a few years in Delhi. My mother was a singer. She brought me into music. और मैं भी उनकी तरह उनकी उंगली पकड़ पकड़ कर इधर उधर जाने लगा और भजन और गीत और ये महफिलों में ये सूफी कलाम वगैरह सुनते रहा, गाते रहा. एंड गाना शुरू किया मैंने बचपन में, लड़कपन में ही. एंड देन व्हेन आई ग्रो अप, ये आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्टेड dawning upon me that the lyrics of a song were critical. अगर lyrics ढीले ढाले हो तो फिर गाने में जान नहीं आती है, स्पार्क नहीं आता है. So अनजाने में ही slowly without realizing anything, I slowly gravitated towards the world of lyrics. And when I got into lyrics, then जब जवानी शबाब पे आई और बाद में ऐसा लगा कि now maybe I should write on a songwriter on whom very little is written about. कुछ उर्दू में मजरू के बारे में लिखा हुआ था, देवनागरी में भी था, अंग्रेजी में मेरे हिसाब से तो नहीं था. No serious book on him was there, and I had met him a few times. और मैं उनका परवाना बन चुका था because of his extraordinary work in cinema. उनके गैर फिल्मी संगीत काम से मैं वाकिफ नहीं था अभी तक. बट आई देन स्टडीड और उर्दू मैंने पढ़ना लिखना शुरू की. अरबी भी थोड़ी बहुत पढ़ लिख सकता हूँ, उर्दू ज्यादा. एंड देन आई was able to enter the world of lyrical excellence, जिसमें Majru was one of the greatest that ever lived, and therefore I got naturally gravitated towards the universe of Majru Sultanpuri, the poet. So the next question is, sir, Majru balanced poetry, politics, and film. How did he manage these worlds together? Not only poetry and films and music, ये Majru did a lot of balancing act. Majru दरअसल पहले because his father wanted him to become a Arabic scholar, तो इन्होंने 7 साल तो Arabic studies की, हाँ. And वो जो बहुत सारे उन्हें कोर्स होते हैं 2-2 साल में, उन्होंने पास किया. 7 years he studied Arabic Islamic studies. और वो 7 सालों के बाद उनको एक झटका लगा एंड ही सेड नो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू. मुझे मौलाना नहीं बनना है. सो ही लेफ्ट ऑल दिस टू डू यूनानी मेडिसिन. तो ये यूनानी मेडिसिन की तरफ माइल हो गए एंड ही स्टार्टेड स्टडीइंग यूनानी मेडिसिन. वो पास होने के बाद उन्होंने क्लिनिक भी खोली. ही बिकेम अ डॉक्टर, अ यूनानी डॉक्टर. उसके साथ साथ में इनका इनकी जो पैशन थी वो पोइट्री की तरफ झुकी हुई थी. एंड ही बिकेम अ शागिर्द ऑफ जिगर मुरादाबादी साहब, अ बिग राइटर ऑफ दैट टाइम. एंड दैट्स हाउ ही बैलेंस्ड these 3 early parts of his career as an Arabic Islamic scholar who didn't practice, and then a Unani medicine expert who did practice, and parallel to his medical practice he started doing शायरी. फिर एक मुशायरे में उन्होंने कुछ शायरी पढ़ी अपनी जो बहुत ही पसंद फरमाई गई. एंड देयरफॉर पीपल टोल्ड हिम टू गो टू मुंबई, बॉम्बे एट दैट टाइम, क्योंकि वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज थी और बड़े बड़े लोग, इल्मी लोग लिख रहे थे. डॉक्टर आर सीतापुरी थे, जोश मली आबादी थे, ये बड़ी बड़ी बुलंद हस्तियां. सो ही वॉज कंपेल्ड बाय हिज गुरु जिगर मुरादाबादी to come to Bombay. उनके साथ ही आ गए थे 45 में. So he balanced all this. और आपने पॉलिटिक्स का कहा तो पॉलिटिक्स ऐसा है कि बहुत सारे लोग घुसे थे पॉलिटिक्स में. Before in the 40s, in the early 40s, there were a lot of people like Anil Bishwas, और बाद में बलराज सानी, ये सारे के सारे जेल में गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश. एंड बलराज सानी अगेंस्ट, ही वाज अ कम्युनिस्ट. तो वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन थी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन एंड प्रोग्रेसिव राइटर्स. उसमें अली सरदार जाफरी साहब थे, जोश मलियाबादी थे, बहुत सारे थे, मजरूबी थे, कृष्ण चंद्र थे. सो ऑल ऑफ दीज पीपल वर इन एंड आउट ऑफ जेल फ्रॉम सम टाइम और अनदर. Majru had to go to jail because he criticized Nehru. उन्होंने नेहरू को हिटलर का चेला कहा और ऐसे भी कहा कि उनकी पोइट्री में देखो
लाठी साथ ही भाग ना पाए, कॉमनवेल्थ का आदमी भाग ना पाए और हिटलर का चेला है, तो इट वॉज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग ऑफ थिंग. तो वो बैलेंस उनको करना ही पड़ा. नॉट दैट ही इनवाइटेड इट, ही इनवाइटेड पोइट्री, ही chose to do medicine. एंड उनके वालिद साहब ने उनको अरेबिक स्टडीज में, इस्लामिक स्टडीज में डाला था, you know. So but he chose all of these things, but he didn't choose to go to jail. Many people went to jail and he went to jail. They asked him to say sorry to Nehru, because Nehru was not wrong. प्रॉब्लम क्या था कि ये कह रहे थे कि हम लोग आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों है हम लोग? बिकॉज कॉमनवेल्थ का हिस्सा मतलब अभी भी आप ब्रिटिश क्राउन की तरफ सर झुका रहे हो. यू आर रिकग्नाइजिंग दैट देयर इज अ मोनार्क इन द यूनाइटेड किंगडम हु इज आवर कॉमनवेल्थ लीडर, जिनके सामने मेरा शीश झुकता है. दिस इज व्हाट मजरू एंड हिज कॉलीग्स वर अपोज्ड टू. दे सेड इफ वी आर इंडिपेंडेंट, तो ये सब नाटक क्या है कॉमनवेल्थ का? ये प्रॉब्लम हुआ था. ही डिड नॉट टेक बैक हिज वर्ड्स और 1.5 साल वो जेल में थे, तो उनको ये करना पड़ा. आपको ये बताएं कि उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था नौशाद के साथ. अनमोल घड़ी में किया था, बाद में शाहजहान में किया था, और बाद में अंदाज में ये आए थे. तो अंदाज में इन्होंने अच्छे अच्छे गाने लिखे, बहुत खूबसूरत गाने थे. उसके बाद में ये जेल गए, और जेल जाने की वजह से शकील बदायूनी, जो नौशाद के दायरे में नहीं थे, उनकी एंट्री होती है साहब. तो 20 साल तक, जब तक शकील का इंतकाल नहीं हुआ, मजरू सुल्तानपुरी डिड नॉट गो बैक इनटू द वर्ल्ड ऑफ नौशाद अली. तो 48 अंदाज के बाद 68 में साथी लगी, जब फिर से मजरू आ गए. सो ही हैड टू डू सम ऑफ दिस ऑन हिज ओन टर्म्स एंड सम दैट ही वाज फोर्स्ड टू डू, और निभाया उन्होंने. हाँ, एक और बात है. In his bad years, which were there during his jail years and also sometime in the 70s, जब हवाएं बदली हुई थी फैशन की, लिरिक राइटिंग की, यानी कि डूब ही चुका था लिरिक्स का जमाना. ही रेड अ लॉट ऑफ पर्शियन पोइट्री, अरेबिक पोइट्री, यानी कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बेट्स एंड दोहास. 4-5 साल और स्पीड रीडिंग करते थे अरेबिक, और उसमें तो पर्शियन में तो स्पेशलिस्ट थे ये. And that is the work that he brought into Hindi cinema. तो ये उन्होंने बैलेंस किया, कुछ मजबूरन और कुछ आउट ऑफ चॉइस. What qualities made his lyrics stand apart from his competitors? Many qualities. I think versatility में तो इनका जवाब ही नहीं है, because he could write on absolutely completely different subjects altogether, जहां इतनी उनकी इलास्टिसिटी थी कि कोई पहुंच भी नहीं पाए. फॉर एग्जाम्पल, ही रोट ऑन ह्यूमैनिज्म. बने हुए खाक से अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक ही है, ये आरती में उन्होंने लिखा. It's about being a human being, not a Hindu, not a Muslim, not a Shudra, not an upper class Brahmin, not an American or a Chinese, a human being. ये इनकी एक पहलू, दिस ह्यूमनिज्म. अच्छा, वहां आप कहीं और चले जाएं तो ही हैड सूफी थॉट्स. ही रोट ऑन सूफी फिलोसॉफी. अब देखिए, सूफी फिलोसॉफी में जो प्राइमरी पिलर है, दैट इज लव. द सूफीज बिलीव दैट लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन इमोशन. तो उन्होंने एक गजल लिखी, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए. दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए. टू टेक द रफ विद द स्मूथ, द नाइट विद द डे, द फ्रेंड विद द फो. यानी कि हर तरह को एक ही लेना, हर चीज को एक ही समझ के चलना, और प्यार, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए. सो लुक एट हिम गोइंग ओवर देयर. अच्छा, फिर देखिए, मोनिका ओ माय डार्लिंग भी इन्होंने लिखा, वो ये एक कैबरे लिख दिया उन्होंने. और फिर अगर छेड़छाड़ की तरफ आते हैं तो छेड़छाड़ भी लिख दिया कि आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, और उछलती का हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका. तो ये जो गिव एंड टेक में छेड़छाड़ होती है, ही वॉज कम्प्लीटली इलास्टिक. यू कुड नॉट इमेजिन कहाँ पहुंच गए ये. सो ही वॉज अमंग्स द 5 टॉप लिरिसिस्ट्स with versatility
being his strength, his core strength. Majru was once jailed for his political views. How did that shape his poetry and songs? I think किसी ने खूब कहा है कि if you don't suffer, then you cannot write well. वो जो दिल की गहराइयों से जो रूहानी जो कलम चलती है, that is most often a consequence of your privations, जो मुश्किलात जो आती हैं सामने, and one of them is going to jail. The man never said sorry, but he said for what? तो उनको 1.5 साल, अब वो जवानी के उनके थे, शबाब के थे, उसमें उनको जेल कर दिया. तो he suffered a lot in jail, and in the suffering he read a lot, और फिर उसका जो निचोड़ आया वो फिल्मों में आया. जैसे मैंने बताया, बने हुए खाक से अमीर क्या गरीब क्या, या when he writes छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, the man could pull it out of himself. एक kind of बाणी ऊपर से आती थी, ये निकालते थे. A lot of that has to do with the pain that he experienced in jail and in other parts of his existence, in his other life. Which of his works do you feel best capture his versatility as a poet? यही अब देखिए, हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह. Like this is seen from a prostitute's point of view. हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह. या देखिए, I'm like goods and furniture in the streets and in the gullies and in the marketplace. That's how people look at me, as a commodity to be bought, to be purchased, or to be hired. तो ये I think Dastak, it got this composer Madan Mohan his only significant award, the national award. कोई फिल्मफेयर अवार्ड उनको नहीं मिला, लेकिन it was driven by such music, such poetry by Majru. लेकिन और भी फिल्मों में, ममता में fantastic songs, रहे न रहे हम महका करेंगे, और रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में आज हम गुनहगारों की तरह. This lady is singing in front of her ex-boyfriend. अब वो वही तवाइफ बन गई है. So ममता, fantastic. आरती, चलती का नाम गाड़ी, कितने funny songs, so many albums of great significance. दस्तक, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी फिल्में. How did Majru's collaborations with the music directors and singers shaped Hindi cinema's golden era? वैसे by the way, today is 1st October. It is also S.T. Burman's birthday. And कुछ 10-15 साल S.T. Burman इनसे बड़े थे उम्र में, but they collaborated beautifully in many films. And वो तेरे मेरे मिलन की ये रहना, खूबसूरत गुल खुलाएगी. And how did they do it? All these people, जिन्होंने जो नींव की ईंट बने हमारे गोल्डन ईरा के, से मतलब है 50s और 60s और 70s के, ये यही थे ना. मजरू, शैलेंद्र, राजेंद्र कृष्ण, शकील बदायूनी, साहिल लुधियानवी, कैफी साहब, इंदिवर, और वहां पर शंकर जयकिशन, रवि खयाम, शंकर जयकिशन और ओपी नैयर, श्री रामचंद्र, मदन मोहन, ये कैसे, these people all collaborated. ये अकेला का काम नहीं था, लेकिन he was a strong link in a strong chain. He was one of the 5 or 6 top lyricists जिन्होंने एक फाउंडेशन बिठाया of a generation of film goers, of movie goers, of audiences who benefited from the fragrance of his lyrics. मौसम कोई भी हो, खिलते रहेंगे हम यूं ही इसमें गार्डन में, और चलते रहेंगे खिरामा खिरामा, स्टाइलिशली, रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, द मॉर्निंग ब्रीज, बागे वफा में. This man along with some others laid the foundation for great poetry. अब देखिए, मैं बताता हूं आपको,
म्यूजिक शोज आज भी हो रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल न्यू सिंगर्स सिंग, पुराने गाने गाते हैं, यू मेट नी आइडल, इंडियन आइडल, स्टेज पे हजारों स्टेज शोज हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अब सिंगर्स अलग हैं, जो लड़की गा रही है वो लता मंगेशकर नहीं है, वो आशा भोसले नहीं है, शमशाद बेगम नहीं है, और जो संगीत बजा रहे हैं वो नहीं है, खयाम नहीं है, वसंत देसाई नहीं है, पुराने नहीं है। लेकिन उन सब में तब्दीली हो सकती है, लेकिन लिरिक्स में तब्दीली नहीं हो रही। जो भी गाने गा रहे हैं, बिकॉज लिरिक्स आर इनवायोलेबल, लिरिक्स में कोई छेड़छाड़ करता नहीं है, लिरिक्स आर द ब्लूप्रिंट, राइट? सो देयरफॉर if we accept my proposition that lyrics are the blueprint of 99% of good songs from the golden era, then Majru was right at the front. यानी कि क्षमा जलाए रखते थे। That reminds me, इनकी इमेजरी कहाँ कहाँ घूमी है, आपका पहले भी सवाल था कि क्यों डिफरेंट है ये। देखिए, मैन वेंट टू द मून, और वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्पेस में वॉक किया वगैरह वगैरह, तो इन्होंने गाना लिखा फॉर अ कपल दैट इज इन लव। हाँ, वो ये दिखा रहे हैं, उनकी इमेजरी वहां चली गई है कि दे आर फीलिंग एज इफ दे आर इन वॉकिंग इन स्पेस। तो आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, जमाना है नीचे, वो गाना है ना। तो व्हाट इज दैट? मैंने उनसे पूछा कि मजरू साहब आज ऊपर आसमान नीचे है, कि तो उसने कहा वो अपने आर्मस्ट्रॉन्ग की तो थोड़ी है, आसमान नीचे था। He was feeling right up in space. हाँ, वो हेविली फीलिंग जो लव में आती है वो वहां पर लाए उसमें। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ये 30 साल तक ये गाना मुझे परेशान कर रहा था कि आंखों के दिए क्या रहता है। तो मैंने पूछा था मजरू साहब से कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जब कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आता है तो उसको रिसीव करने के लिए शमाएं जलाई जाती है, राइट? तो क्षमा जलाती है जब तक वो आते हैं, तब तक इट्स अ ग्रेट वे टू वेलकम अ पर्सन। तो इस फिल्म में क्या है, सुजाता में सुनील दत्त जो ये गाना गा रहे हैं, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ही इज अ पोएट एंड एन इंटेलेक्चुअल, एंड ही इज इन लव विथ नूतन। अब नूतन इज थिंकिंग ऑफ अ पोएम दैट शी इज नॉट एबल टू गेट हर वर्ड्स ऑन, मतलब वो सोच रही है लेकिन मिल नहीं रही है उसको वो चीज। रात के अंधेरे में, बीच में, in the middle of the night, he just thinks of the words. So he calls her on the phone and he says, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूं मैं वही गीत मैं तेरे लिए अभी लाया हूं, it can't wait till tomorrow. तो ये पॉइंट ये था कि जिस तरीके से, जिस तरह चिराग जलाए जाते हैं किसी इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए, मेहमान के लिए, उसी तरह से जिस गाने का आपको इंतजार है, आपकी आंखों को इंतजार है, वो गाना मैं आपके लिए लाया हूं। तो जलते हैं जिसके लिए, कहां से? यू हैव टू बी अ मैड राइटर टू ब्रिंग दिस थिंग फ्रॉम समवेयर एंड गिव इट लिरिकल मीनिंग एंड गिव इट टू द पब्लिक विद इन द रेल्म ऑफ इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा। ये इनकी खूबी थी, बहुत ही लोगों के दिल में आ गए थे। What do you think is Majru Sultanpuri's lasting legacy for today's generation? लास्टिंग लेगेसी तो ऐसा है कि जो समझते हैं, जो हिंदी और उर्दू समझते हैं, उनको तो बात समझ में आ जाएगी। दे डोंट नीड मी टू से एनीथिंग। लेकिन बहुत खूबसूरत उम्दा गाने विच स्टैंड विद अस व्हेन वी आर हैप्पी। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक, ठीक है। और जो छेड़छाड़ के गाने हैं उनके, जो मैंने पहले भी बताया आपको, और जो दुख वाले गाने हैं, जिंदगी के हर पहलू के गानों के बारे में कुछ इन्होंने कहा है ऑफ अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी। ये तो लास्टिंग लेगेसी है फॉर हिंदी सिनेमा एंड फॉर लिसनर्स हु अंडरस्टैंड पोइट्री, राइट। लेकिन कमिंग आउट ऑफ हिज पोइट्री ऑल्सो, द फैक्ट दैट उनकी बेटी ने कहा, सबा ने कहा कि अब्बा का स्पाइन कभी भी बेंड नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात कह दी कि वो झुके नहीं, जैसे वीर सावरकर झुके नहीं अंग्रेजों के सामने, जेल किया गया उनको, भाई उम्र कैद कर दी उनको। तो सेम वे मजरू सेड आई विल नॉट गो बैक। आपने ये कॉमनवेल्थ का किया क्यों साइन? ही हैड अ पॉइंट. Most of us, and me included, feel that he
ओवर डिड इट इन द पोइट्री. पॉइंट तो था, लेकिन इतना इतना सख्त नहीं होना चाहिए. हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट बोलना है कि हिटलर का चेला, ये गलत है. और फिर ये कहना कि वो देखो कहीं भाग ना पाए, मारो साथियों भाग ना पाए, ये लैंग्वेज ठीक नहीं थी मेरी दानिश में. हाउएवर द फैक्ट इज दैट इवन इफ ही वाज रॉन्ग, बिकॉज नेहरू हैड हिज ओन कंपल्शंस. नहीं तो आजादी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा आजाद देंगे आपको, आजादी करेंगे, पहले कॉमनवेल्थ का साइन करो. तो गिव एंड टेक तो होता है ना लाइफ में. राजनेता इन बातों को समझते हैं, राइट. लेकिन मजरू वॉज अ पोएट, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही हेटेड पॉलिटिशियंस, आई नो दैट. तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था सिर्फ लैंग्वेज स्ट्रांग थी, बट द फैक्ट दैट ही डिड नॉट बेंड. एक बार वो साइन करते थे कि आई एम सॉरी, स्ट्रांग वर्ड्स यूज किए तो रिहा हो जाते. He would have worked more with नौशाद, with other people. उनकी जिंदगी अलग ही टर्न ले सकती थी. तो उन्होंने आधी जिंदगी अपनी फिल्मों के टाइम पे भी एक पांव उन्होंने गैर फिल्मी जो शायरी है उसमें रखा था, उस नैया में, और दूसरा फिल्मों में. इट्स अ बिग थिंग. शकील ऑल्सो डिड इट, बट शकील डिड इट बिफोर कमिंग टू सिनेमा सब्सटेंशियली. He was the greatest गजल राइटर एवर इन हिंदी फिल्म्स. आफ्टर गालिब उनका नंबर आता है. लेकिन उनकी शेरो शायरी जो गजल थी वो पहले बनी थी मोस्टली, और बाद में उन्होंने फिल्मों में लिखना शुरू. लेकिन ये साइड बाय साइड चलते गए. ये इनका एक बहुत बड़ा है. एंड आई वुड से द फैक्ट दैट ही डिड नॉट बेंड व्हेन दे आस्क्ड हिम टू बेंड, इट्स अ लेसन ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट्स देयर फॉर द यंग जनरेशन टू सी. How did Majru's background in Urdu poetry influence the language and imaginary of his film lyrics? Let's see, you take this. हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह, उड़ती है हर नजर खरीदार की तरह. You know, I'm like goods for sale in a store, and everybody thinks of buying me. Is pure Urdu. They let him do it. Rajendra Singh Bedi, the director, was himself deeply in Urdu, and बहुत ही लिटरेरी टाइप के इंसान थे. तो उन्होंने कहा लिखो मजरू लिखो. नॉट ओनली दैट, दिस इज अ रेयर केस, एंड मजरू इज द ओनली रेयर केस बाय द वे. he has the rare distinction of being the only person who has signed his तखल्लुस in 2 हिंदी फिल्म songs. किसी ने एक बार भी नहीं किया है. मजरू को 2 बार मौका मिला. ये पहला तो ये गाना था हम हैं मताए कूचा और बाजार की तरह इन दस्तक, और दूसरी एक ओपिनियर की फिल्म थी जिसमें रफी का गाना था जुल्फ के फंदे फंस गई जान. वो कॉमेडी गाना है, जॉनी वॉकर पे फिल्माया गया है. उसमें भी सेकंड लास्ट लाइन इज अ मजरू सिग्नेचर. ये बहुत ही रेयर. इट्स अ काइंड ऑफ, जैसे हम ओपनिंग बैट्समैन में किसको भेज रहे हैं, शुभम गिल और वो शिवम जो ये अपना अभिषेक शर्मा को भेजा जा रहा है, या पहले धोनी था, जो भी था. तो इट्स अ कॉल ऑफ द कैप्टन एंड ऑफ दिस थिंग दैट दिस मैन कैन टेक द अर्ली स्टॉर्म्स. तो उसी तरीके से द फैक्ट दैट मजरू डिजर्व द सल्यूट, उनको कहा आप अपना तखल्लुस लिखिए ना फिल्मी गानों में, अनहर्ड. अच्छा, ही वॉज ऑल्सो द ओनली लिरिसिस्ट who got the दादा साहब फाल्के अवार्ड. मैं दावे के साथ कहने के लिए तैयार हूं कि अभी तो किसी को मिलेगा नहीं, किसी सॉन्ग राइटर को नहीं मिलेगा, लिरिसिस्ट को नहीं मिलेगा. अच्छा, इनसे पहले इट्स इम्पोर्टेंट टू से दैट कवि प्रदीप गॉट इट फॉर सेम दादा साहब फाल्के अवार्ड. इन 2 को मिला है. लेकिन कवि प्रदीप, ऑल्दो ही वॉज ग्रेट, ही वॉज ऑल्सो अ सिंगर. तो हमें मालूम नहीं कि उनको सिंगिंग के लिए ज्यादा मिला या पोइट्री के लिए ज्यादा. ये बोलना मुश्किल है क्योंकि आधा काम उनका चल रहा था. ही वॉज ग्रेट, वेरी नेशनलिस्टिक, सलाम है उनको भी. बट दिस मैन वॉज ओनली अ पोएट. दादा साहब फाल्के बहुत बड़ी बात है. आज तक बड़ी बड़ी हस्तियों को नहीं मिला है फिल्मों में, एक्टर्स को नहीं मिला है, बड़े बड़े लाइन में रुके हुए हैं. ठीक है. सो एक तो ये है. और ही ब्रॉट, आपने उर्दू वाला सवाल पूछा, राइट. अभी हाउ ही ब्रॉट हिज उर्दू एंड अरबिक एंड पर्शियन. देयर द वर्ड सनम, इट प्रीडेट्स मजरू. 1-2 बार यूज हुआ है लेट 40s में, लेकिन उसको कॉमन नहीं किया है, कॉमन मजरू ने किया. पत्थर के सनम टाइटल फिल्म का गाना है. तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, राइट. और फिर कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल.
उसमें ये रफ़ी का गाना है इन सलील चौधरी फिल्म माया, और उसमें यह है कि हैं तो सनम लेकिन पत्थर के सनम, यहाँ प्यार वाली बातें अदाओं में कहा, शीशे से देख उनके टकराए ना तेरा प्याला, मतलब है तो सनम। नाउ व्हाट इज सनम मीन? इट इज राइट आउट ऑफ द कुरान शरीफ। ये सनम इज अ सिंगुलर ऑफ असनाम। बिफोर इस्लाम केम देयर वर स्टैच्यूज इन द काबा, और वहां पर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद और उनके जो साथी थे, दे ब्रोक दो स्टैच्यूज, दे आर कॉल्ड असनाम। ये अरबिक में है, कुरान शरीफ में भी है, तो उसका सिंगुलर बनता है, जमात इज असनाम, सिंगुलर इज सनम। तो सनम इज अ स्टैच्यू इन अरबिक एंड नाउ इन उर्दू ऑल्सो, ओके। तो वो यहां ले आए, so his learning from his Arabic studies and Persian studies brought a lot of neologisms into our songs. Was there a turning point in his career that defined him as the poet for all reasons? ये पोएट फॉर ऑल रीजन तो ये मेरी सोच है, उनको तो ऑफ कोर्स मालूम ही होगा पहले से, ही नेवर यूज द वर्ड्स विद मी, बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि you know, if a man is writing cabarets and he's writing funny songs and he's writing dead serious songs and he's writing Ardhangini songs and his songs for almost every situation. So seasons तो चार होते हैं, winter, summer, autumn and you know, fall, spring. Spring, winter, autumn and summer. बट रीजंस कितने होते हैं? तो एक फिल्म आई थी, अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, वहां से मुझे कुछ लगा कि वी कैन कॉल दिस मैन अ मैन फॉर ऑल रीजंस। अ मैन फॉर ऑल सीजन कई बार फिल्म बनी है हॉलीवुड में, एंड आई लाइक द टाइटल, सो आई थॉट इट वुड अप्लाई टू हिम बिकॉज he has a thought for almost every situation that you can think of. That's why a man for all seasons. What lesser known aspect of Majru's life surprised you most while researching the book? लेसर नोन तो ऐसा था कि दो बातें उभर के आ गई हैं। एक तो ऐसा कि आफ्टर सो मच सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन एंड अवार्ड्स, न जाने कितने अवार्ड मिले उनको, इन स्पाइट ऑफ सो मच सक्सेस इन अवार्ड्स एंड इन फाइनेंशियल टर्म्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, न जाने क्या क्या उनको नवाजा गया, बट ही even in his last years he kept on saying to me and to others, so I think from many stages, that he didn't want his children to get into cinema. तो ये क्या बात हुई साहब? आपको जो इज्जत और जो आपको दुनिया ने बख्शा है, आपको नवाजा है, वो आप कह रहे हो कि वो आपको ठीक नहीं लगी, एंड यू डोंट वांट योर चिल्ड्रन. Incidentally, his son is now into Islamic studies. Andalib has become a Maulana type of person. He's a friend of mine. तो जो वो नहीं कर पाए, शायद ये कर पा रहे हैं इनके साहिबजादे. But I found the thing strange that he didn't want his son and anybody else from his family to get into cinema, which surprised me, because the very industry that honored him held him in his shoulders, in a manner of speaking, on his shoulders. And the second thing is a song that रहे ना रहे हम बन के कली बन के सबा बागे वफा में, that morning breeze, he named it after his daughter Sabah. So she is forever thrilled about it, that his daughter was the inspiration behind that line that he wrote. He was very, very, very fond of her, probably more than any of his other children. So these are the main aspects about Majnu, and he'll go down as one of the greatest that ever lived. And बस ये है कि nobody has the time. The social media now, ज़माना बदला हुआ है. But you get down one day and say, okay, I'm going to dedicate the next 10 days of my life to see what this man was all about. Then you need to read this book, Majru Sultanpuri, and of course a lot of other literature exists on him. Just listen to his songs, sit down with somebody who can, if the language is difficult for you, get it translated, and then you'll say, wow, क्या कहने यार, क्या बात है. My last question is, sir, if Majru were writing today, how do you think his voice would resonate in
contemporary cinema, politics and culture? His voice would not resonate in contemporary because lyrics are on life support. लिरिक्स जैसी कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आजकल. तो वो क्या करते थे? ये तो डीप सी क्रीचर कम्स टू द सरफेस, तो उसका काम नीचे है, वो ऊपर क्या कर रहा है? तो he might have become an investment banker or something, or maybe practicing Unani medicines in Sultanpur or Adamgarh or somewhere in UP. I don't think, and I'm absolutely sure there are a lot of talented people sitting out there, writers. But अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो लिखें क्या? अगर लिसनर ही नहीं है तो फिर गाएं क्या? ये तो इंटरैक्टिव एटमॉस्फेयर चाहिए ना. तो मजरू सुल्तानपुरी वॉज बॉर्न एट द राइट टाइम. अब वो टाइम तो चला गया. सो आई डोंट थिंक ही वुड हैव बीन एबल टू अचीव एनी ग्रेटनेस, बिकॉज प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो आदमी क्या करेगा? सो आई डोंट थिंक what we can do is think of him and the other great people, Sahir and Rajendra Krishan, Shailendra, Hasrat Sahab, and all these great, and even musicians and singers, all these Manna Days and Rafi and Hemant Kumar and Geeta Dutt, ye sare, Talat Mahmood, as great people who came together when everything was coming together. Great lyrics, great voices, and great composers who don't do it on a synthesizer, who don't let the synthesizer create the music. Acoustic instruments create it. The piano creates the music. Harmonium. आपको शॉर्टकट तो मिल जाएगा, और मिल ही रहा है ना, इसीलिए तो वो हयात हैं, इसीलिए वो जीवित हैं. बट वो जो बात है जिसमें एक ऑडियंस भी चाहिए जो थोड़ा तो समझे. अभी कितना सिंपल है, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से. सच सिंपल थिंग्स ऑल्सो डोंट एग्जिस्ट नाउ. मजरू किसके लिए ये लिखेगा? ये गाना तो उन्होंने सिचुएशन पे लिखा था, लेकिन किसके लिए लिखे? सो ही वुड हैव बीन अ लॉस्ट पर्सन. So he was there at the right time. We can thank God for it and enjoy his work. Thank you so much, sir, joining us.